हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये वीडियो होने वाली है करंट अपडेट्स इवनिंग की वीडियो। आज डेट क्या है? 21 फरवरी 2023। जो मॉर्निंग की करंट अपडेट्स की वीडियो है, हमारी दिन में 2 बार आती है करंट अपडेट्स की वीडियो, सुबह को एक शाम को। मॉर्निंग वाली ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अभी इवनिंग वाली है। ओके, तो आज डेट है 21 फरवरी 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज क्या है हमारी? पहली न्यूज है प्रेसिडेंट मुर्मू विजिट अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे देश की प्रेसिडेंट कौन है इस समय पे? हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है इस समय पे? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी। एक बात और आप ये जान लीजिए, हमारे देश की सेकंड फीमेल वो है आपकी प्रेसिडेंट है। सेकंड महिला जो आपकी मतलब दूसरी महिला क्या है? राष्ट्रपति है। पहली कौन थी? पहली थी प्रतिभा पाटिल। पहली थी आपकी प्रतिभा पाटिल और सेकंड कौन है आपकी? द्रौपदी मुर्मू जी, जो प्रेजेंटली हमारे यहाँ की कौन है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। तो ये कहाँ की विजिट पे गई है? कहाँ पे गई हुई है? ये अरुणाचल प्रदेश गई हुई है। ये अरुणाचल प्रदेश की गई हुई है। देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक बताया था ना, एक दिन एक न्यूज पढ़ाई थी। किस चीज की न्यूज पढ़ाई थी? प्रेसिडेंट्स कलर ऑनर की न्यूज पढ़ाई थी कि हरियाणा पुलिस को मिला है प्रेसिडेंट्स कलर ऑनर, है ना। पर हमारी प्रेसिडेंट उसको नहीं दे पाई है। हमारे देश के जो गृह मंत्री है कौन? अमित शाह जी, उन्होंने उसको दिया है। मैंने क्या बताया था? वो क्यों नहीं दे पाई है? क्योंकि वो प्रेजेंटली यहाँ पे है नहीं। वो हमारे देश की जो स्टेट्स है ना, जो अलग अलग राज्य हैं, उनके भ्रमण पे है ना, उनकी विजिट्स कर रही है वो। तो इस वजह से वो जो है दे नहीं पाई थी उसको। तो वही ये उसी से लिंक कर सकते हैं आप न्यूज को कि ये जो है राज्यों में घूम रही है, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में। यहाँ पे हमने अरुणाचल प्रदेश का मेंशन किया। क्यों मेंशन किया है? क्योंकि स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम उसमें बात करने वाले हैं ना। बाकी है और आसपास कौन कौन से राज्यों में घूमी है अभी जल्दी में, जैसे यूपी में घूमी है, ओके, उड़ीसा में ये घूमी है, तमिलनाडु में ये घूमी है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंटली है। इसी वजह से हम अरुणाचल प्रदेश को यहाँ स्पेशली मैंने मेंशन किया क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ये प्रेजेंटली है। अब अरुणाचल प्रदेश में क्यों है? देखिए 20 फरवरी 2023 को क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे बनाया जाता है। स्टेटहुड डे मतलब आज ही के दिन 20 फरवरी, सॉरी ये 23 हटा दीजिए, खाली 20 फरवरी, 23 तो इस बार था। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से मतलब यूनियन टेरिटरी से हटा के एक राज्य, एक स्टेट बना दिया गया था। कौन से उसमें मतलब कब बनाया गया था? 1987 में। 1987 में। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले अरुणाचल प्रदेश आपका एक क्या हुआ करता था? केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, जो 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। उससे पहले क्या था? उससे पहले एक ये जो पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है ना, जो आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, अगर आप मैप में बना के दिखाऊं तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे पड़ता है ऊपर, बिल्कुल। ये तिब्बत बॉर्डर बोल दो इसको, चाहे चाइना बॉर्डर बोल दो, क्योंकि अब तो सारा एरिया तिब्बत वाला चाइना ने कब्जा रखा है, तो चाइना बॉर्डर भी बोल सकते हो। लेकिन जो मेन है, जो बिल्कुल सही चीज है, वो क्या है? ये तिब्बत बॉर्डर के पास है। तो ये तिब्बत बॉर्डर पर पड़ता है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, तो यहीं पे है इस समय पे ये कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये जो पूरा एरिया है ना, जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया है, इसको पहले क्या बोला जाता था? जो हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले इसको बोला जाता था नेफा। नेफा क्या बोला जाता था? NEFA, नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, है ना। तो ये पूरा जो एक ये जो एरिया था ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसको पूरा बोला जाता था, ठीक है। यहाँ पे जितने भी राज्य थे इन सबको एक साथ क्लब करके एक साथ जो बोला जाता था, नेफा बोला जाता था। फिर धीरे धीरे करके सब अलग होते चले गए, है ना। पहले केंद्र शासित प्रदेश बने, फिर धीरे धीरे राज्य बनते चले गए। तो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य बना था हमारे देश का 24वां राज्य बना था। कब? 20 फरवरी को 1987 में। तो इसका स्टेटस डे था। इसके सेलिब्रेशन के लिए हमारी जो देश की प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो कहां गई थी? वो गई थी आपकी अरुणाचल प्रदेश में, ओके। तो ये उसी के ऊपर न्यूज है। और मैंने आपको 2-3 चीजें बताई कि ये यूपी के विजिट पे भी गई हुई है ना, उड़ीसा के विजिट पे भी गई हुई है, तमिलनाडु के विजिट पे भी गई हुई है। तो यहाँ पे क्यों गई थी ये भी पता होना चाहिए हमको ये तो मैंने बता दिया अरुणाचल प्रदेश के विजिट पे क्यों गई है। चलिए पहले यूपी की बात करते हैं, यूपी के विजिट पे क्यों गई है। देखिए यूपी के बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज बताई थी, किस चीज की? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की एक न्यूज बताई थी मैंने कि यूपी को अभी तक का, आज तक का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिली है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिली है कहां पे? जो आपका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होती है ना। और इस बार कहां पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहां पे हुई है? इस बार हुई है यूपी की राजधानी लखनऊ में। तो वो जो समिट थी उसको अटेंड करने के लिए गई थी कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। और भी कई कारण थे, लेकिन जो स्पेसिफिक कारण था वो यही था, है ना। वो यही कारण था, स्पेसिफिक कारण, जिसकी वजह से ये यूपी गई थी। फिर पहले तो इन्होंने ग्लोबल जो आपकी इन्वेस्टर समिट है वो अटेंड करी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्या होती है? देखिए अलग अलग पूरी दुनिया में से, ग्लोब की जहां पर बात हो रही है, ग्लोबल का मतलब पूरे ग्लोब की बात हो रही है, ग्लोब मतलब पूरी दुनिया की बात हो रही है। तो अलग अलग देश से अलग अलग इन्वेस्टर्स आते हैं। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा देते हैं, जो उनको फंडिंग करते हैं। तो ये क्या करते हैं? अलग अलग बिजनेसेस, मान लीजिए जैसे यूपी की बात करूं तो यूपी में गवर्नमेंट को फंडिंग मिली है। तो गवर्नमेंट को किस चीज
के लिए फंडिंग चाहिए? नई नई फैक्ट्री बनानी है ना, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, इन सब चीजों के लिए फंडिंग चाहिए। तो यूपी गवर्नमेंट को इस बार अपने अभी आज तक की सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है, ठीक है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर फंडिंग फंड जो होता है, सॉरी ग्लोबल इन्वेस्टर जो मीटिंग होती है, इसमें क्या होते हैं, अलग अलग फंडर्स आते हैं, फिर अलग अलग इन्वेस्टर्स आते हैं जो प्रोजेक्ट सुनते हैं कि किसको चाहिए, किस राज्य को चाहिए या किसी कंपनी को चाहिए, है ना, कैसे फंडिंग चाहिए, हमको इससे कुछ फायदा है कि नहीं है, फिर उसके बाद उसको फंड कर देते हैं अगर उनको सही लगता है आइडिया, ठीक है ना। तो यूपी को इस बार सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है वहां पे। तो ये जो समिट थी आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसके लिए कहां पे गई थी? यूपी में गई थी। और यूपी में कहां गई फिर उसके बाद? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वो आपकी जो करने के बाद, वहां पे हिस्सा लेने के बाद ये कहां गई? उसके बाद ये गई काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ में इन्होंने थोड़े दिन वहां रुकी, गंगा यात्रा जो आपकी गंगा वो होती है, आरती होती है, गंगा यात्रा आरती जो होती है उसको जो किया गया, उसमें पे हिस्सा लिया। फिर उसके बाद ये कहां चली गई? उसके बाद ये गई आपकी उड़ीसा में। कहां गई? उड़ीसा में। अब उड़ीसा में क्यों गई थी? उड़ीसा में क्यों गई थी? उड़ीसा में भी आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में क्यों गई थी, ठीक है। उड़ीसा में एक मिशन है ना। पहले तो ये एक इनॉग्रेशन करने गई थी, इनॉग्रेशन मिशन वाली बात बाद में बताऊंगा। पहले ये एक इनॉग्रेशन करने गई थी। इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन करने गई थी एक चीज का। किस चीज का उद्घाटन करने गई थी? इंडियन राइस कांग्रेस का। इंडियन राइस कांग्रेस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन खोली जा रही है कहां पे? उड़ीसा में। इंडियन राइस कांग्रेस, ये जो है इनकी राज्य के द्वारा खोली, जो राज्य है उड़ीसा, इनकी जो राज्य सरकार है उसके द्वारा खोली जा रही है ना। जो नवीन पटनायक जी है उनकी जो सरकार है उनके द्वारा खोली जा रही है। सीएम कौन है उड़ीसा का? नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक जो है उनके द्वारा खोली जा रही है इंडियन राइस काउंसिल। इसमें जो राइस होते हैं, राइस क्या होता है? जो चावल होते हैं, अलग अलग प्रकार के चावल होंगे, उन सब पे काम हुआ करेगा, उनको देखा जाएगा कैसे उनकी पैदावार जो है बढ़ाई जा सकती है, उनमें क्या क्या कमी आती है, कैसे कैसे कीड़े लग सकते हैं, इस सब चीजों के ऊपर रिसर्च हुआ करेगी। कहां पे? ये जो आपका ये जो इंडियन राइस कांग्रेस है यहाँ पे, ओके। तो इसका उद्घाटन करने के लिए स्पेशली गई थी यहाँ पे। कहां पे? उड़ीसा में। और भी 2-3 चीजों के लिए गई थी, जैसे कि यहाँ पे एक जनपथ मिशन करके चल रहा है। जनपथ मिशन क्या होता है? जनपथ मिशन है आपका जो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। वैसे तो बहुत पहले से मिशन चलता आ रहा है, लेकिन जो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंटली लॉन्च किया गया है, इस मिशन में क्या होता है बेसिकली? इस मिशन में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, है ना, जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, है ना, उनकी एजुकेशन में कोई परेशानी तो नहीं आ रही, क्या क्या चीज की उनको जरूरत है ना, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करता है ये वाला मिशन, ओके, ताकि उनको कोई भी परेशानी ना आए पढ़ने में, ओके। तो ये वाला मिशन है, इसको भी दे दिया है, इसको भी इनॉग्रेट करने के लिए इसका फाउंडेशन डे था, इनॉग्रेट नहीं सॉरी, इसका फाउंडेशन डे था, उसके लिए गई थी, ओके। फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन था, उसके लिए गई थी वहां पे। कहां पे? उड़ीसा पे। फिर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में कब गई थी? देखिए अभी अभी महाशिवरात्रि निकली है, अभी अभी महाशिवरात्रि निकली है ना सॉरी अभी अभी महाशिवरात्रि निकली है, तो महाशिवरात्रि के पर्व पे कहां गई थी? गई थी तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक फाउंडेशन है, क्या नाम है उसका? ईशा फाउंडेशन। ये देखिए ईशा फाउंडेशन क्या है? ईशा फाउंडेशन, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ईशा फाउंडेशन किसकी फाउंडेशन है? वैसे एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, आप समझ ही गए होगे ना। तो ईशा फाउंडेशन किसकी? आपने नाम सुना होगा, आजकल एक गुरु है जो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे, क्या नाम है उनका? सतगुरु। सतगुरु की जो फाउंडेशन है ना, वो फाउंडेशन है आपकी, कौन सी फाउंडेशन है? ईशा फाउंडेशन, जो कहां पे है? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, आप चाहे कहीं भी आप वीडियो देख सकते हैं उनकी, जो जहाँ पे सेलिब्रेशन होता है, ईशा फाउंडेशन का जो सेलिब्रेशन होता है तमिलनाडु में, है ना, महाशिवरात्रि का। तो ये जो सेलिब्रेशन हुआ था, इसको स्पेशली अटेंड करने गई थी हमारे देश की ये जो है आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। कहां पे? तमिलनाडु में गई थी, ओके। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आई है। अरुणाचल प्रदेश में क्यों आई है मैंने आपको बता दिया, इनका स्टेटहुड डे उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आई है, समझ गया? चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम अपनी। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? चंद्रयान 3 लैंडर क्लियर्स EMI एंड EMC टेस्ट। EMI एंड EMC टेस्ट। EMI एंड EMC टेस्ट। अब ये EMI और EMC टेस्ट कहते हैं, ये दोनों चीज ना आपको हमेशा एक ही साथ लिखी हुई मिलेंगी, EMI और EMC। EMI क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। और जो आपकी EMC है ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। देखिए इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, इसमें बताता हूं आपको। EMI एक बीमारी है ना, EMI एक बीमारी है और EMC एक इलाज है। ये हमेशा आपको एक ही साथ मिलेंगे दोनों लिखे हुए, है ना। अब ये बीमारी क्या है? पहले बीमारी देखते हैं, फिर इसको इलाज कैसे किया जा रहा है वो देखते हैं। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। आप ये जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने साइंस में, विज्ञान में अपने पढ़ी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? देखिए किसी भी बॉडी से, कोई भी ऐसी बॉडी जो कंडक्टर होती है, कंडक्टर मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे करंट पास हो जाए, ऐसी कोई भी चीज से जब हम करंट पास करते हैं ना, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बन जाता है और वो एक चुंबक की तरह काम करने लगता है, मतलब एक
मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। उसको क्या बोलने, फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब जो हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करी उसकी वजह से उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड बन गया, वो मैग्नेट की तरह काम करने लगा, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, पर जब ये करंट बहुत ज्यादा हो जाता है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी आप स्पीकर को देखो, किसी भी स्पीकर को देख लो, चाहे रेडियो को देख लो, चाहे टीवी को देख लो, या नॉर्मल स्पीकर जो होते हैं, सब में एक छोटी सी चुम्बक लगी हुई होती है ना। जो स्पीकर बनते हैं हमारे, वो चुम्बक के बनते हैं ना, चुम्बक लगी हुई होती है। तो जब ये जो बिजली होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इसकी बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है, बिजली जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो उसकी वजह से कुछ इंटरफेरेंस हो जाती है उसमें। इंटरफेरेंस मतलब कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है। जब हम कोई चीज सुनते हैं, जैसे हम रेडियो वगैरह सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी आवाज जो ब्रेक होने लगती है या फिर कोई नॉइज आने लगती है ना, तो ये जो होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है ना। ये नॉइज आती है, जो आपका मिसकनेक्शन हो जाता है, ठीक है, मिसकनेक्शन बोल सकते हो, या फिर जो कनेक्शन टूट ही जाता है बिल्कुल, ये किस वजह से होता है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से। समझ रहे हो, तो ये एक बीमारी है ना, ये एक बीमारी है, क्योंकि ये जो करंट होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। ये कभी भी कई बार बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, जब कई बार बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस हो जाती है ना। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये क्या होता है, कंपैटिबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी क्या होती है। देखिए, ये जो करंट बढ़ा है ना, ये जो करंट बढ़ा है, तो इसको, इस फालतू करंट को, पूरी जो डिवाइस है, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस जब ही करती है जब पूरी डिवाइस में करंट फैल जाए, है ना। जैसे मान लीजिए कई बार कोई डिवाइस है, उसमें करंट उतरने लगता है, तो करंट कब उतरता है, जब पूरी डिवाइस में पूरा वो एक कंडक्टर की तरह काम करने लगे, मतलब उसमें पूरे में करंट फैल जाए। तो वो जो भी डिवाइस है, उसमें पूरी तरह से करंट को फैलने से रोकने का काम कौन करता है, उसको फैलने से रोकने का काम करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी। ये जो है आपका ईएमसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी, ये बहुत सारे तरीकों से रोका जा सकता है। जैसे उसकी जो कॉइल की जो ऊपर उस पर परत वगैरह चढ़ा देते हैं किसी इंसुलेटर की, इंसुलेटर मतलब जिससे करंट पास नहीं होता, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना। इससे क्या कर सकते हैं, हम उस करंट को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये इसका इलाज है। अब इसका यूज ये जो आपका चंद्रयान 3 है, इसके लैंडर में किस तरह होगा, इसका यूज इसके लैंडर में किस तरह होगा। देखिए क्या होता है, जैसे चंद्रयान 2 की बात करते हैं हम लोग, ये तो चंद्रयान 3 है, हम चंद्रयान 2 की बात करते हैं। चंद्रयान 2 जो है किस वजह से फेल हो गया था मिशन, मतलब वैसे तो 95% तक तो सक्सेसफुली था, लेकिन लास्ट में फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, क्योंकि उससे कनेक्शन टूट गया था। अब कनेक्शन क्यों टूटा था, कनेक्शन क्यों टूटा था किसी को नहीं पता, है ना। लेकिन एक अंदाजा माना जाता है वो क्यों टूटा था, वो ईएमआई की वजह से टूटा था, है ना। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से टूटा था। क्योंकि देखिए, उसको जब वो नीचे उतर रहा था धीरे धीरे, तो उसको कंट्रोल कहां से करा जाना था, उसको कंट्रोल करा जाना था इसरो का जो वो है आपका जो ऑफिस था, वहां से, जहां पे साइंटिस्ट बैठे हुए थे, वहां से उसको ऑपरेट करा जाना था। उसके लिए कनेक्शन होना चाहिए, है ना, पूरा कनेक्शन, पूरा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होना चाहिए। लेकिन वो कनेक्शन टूट गया, उसकी वजह से क्या हुआ, वो क्रैश लैंडिंग कर गया मून के ऊपर, है ना। तो आपका चंद्रमा था, उसके ऊपर क्रैश लैंडिंग कर गया वो, है ना। इसी वजह से उतर नहीं पाया वो, क्योंकि वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए उसके थ्रशर्स जो थे उसको खोल नहीं पाए। थ्रशर्स मतलब ये जब चीज जो आपका ये लैंडर होता है, कैसे होता है, ये जो सैटेलाइट होती है उसको ऊपर से छोड़ देती है, फिर एक बहुत तेजी से नीचे आता है, तो थ्रशर्स क्या करते हैं, नीचे से हवा मारते हैं वो नीचे को, तो उस हवा की वजह से उसकी स्पीड कम होती चली जाती है, फिर वो धीरे से सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है किसके ऊपर, मून के ऊपर। लेकिन जब नीचे से कोई कमांड ही नहीं दी गई थ्रशर्स को खोलने के लिए, उनको पता ही नहीं चला कि पहुंचा है नहीं पहुंचा, कैसे ठीक पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा, तो उनको कुछ आइडिया ही नहीं था, कनेक्शन ही नहीं था उनके पास, तो थ्रशर्स खुले नहीं। जब थ्रशर्स खुले नहीं, तो नीचे जाकर सीधा टकरा गया, बहुत तेज स्पीड से आया, नीचे जाकर टकरा गया, टूट गया सारे में, है ना। तो ये हुआ था चंद्रयान 2 के साथ, ऐसा माना जाता है। तो इसी वजह से ये जो चंद्रयान 3 का लैंडर है ना, जो चंद्रयान 3 का लैंडर है, इसकी टेस्टिंग हो रही है ना। क्योंकि अगर ये जो टेस्ट है आपका ईएमआई और ईएमसी टेस्ट जो है, अगर ये इसको सक्सेसफुली क्लियर नहीं करता या फिर पार्शियली क्लियर करता, तो क्या होता, इस मिशन को अभी और लंबे समय तक के लिए रोक लिया था। लेकिन इसने क्या किया है, इसको क्लियर कर लिया, बहुत सक्सेसफुली इसको पास कर दिया टेस्ट को, ठीक है ना। तो अगली बार जो है कोई ऐसी परेशानी ना हो, इस वजह से टेस्ट जो है बहुत रिग्रेसली किया जा रहा है। रिग्रेसली मतलब बहुत, मतलब पूरा ध्यान देके किया जा रहा है कि इस बार जो है चंद्रयान 3 में ऐसी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, इसके साथ ऐसी कोई परेशानी ना हो। ओके, तो आशा करता हूं आपको ईएमआई और ईएमसी समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी चंद्रयान 3 के बारे में तो जैसे जैसे अपडेट आएंगे थोड़े बहुत दिनों में, अगले 1-1.5 साल में, वैसे भी लॉन्च होने की बात चली रही है, 2024 के एंड तक लॉन्च होगा, तो देखिए फिर बात करते हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडिया कैन नेवर ट्रस्ट द टेस्ट नेवर ट्रस्ट द वेस्ट हो गया, यहाँ पे गलती से टेस्ट लिख दिया मैं, रुकिए एक मिनट। नेवर ट्रस्ट द बेस्ट, WEST, ठीक है। तब ये बेस्ट क्या है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी बात हो रही है। किसने बोला है, चाइना ने बोला है। अब चाइना ने ऐसा क्यों बोला, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज, कौन सी वेस्टर्न कंट्रीज होती है आपकी, यूएस हो गया या फिर यूरोप की कोई भी कंट्री हो गई, इन सबको वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं। और कई बार मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी बोलते हैं, ठीक है। जितनी भी अंग्रेज वाली कंट्री होती है ना, इन सबको बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इन सबको बोलते हैं वेस्टर्न कंट्री। तो चाइना ने ऐसा क्यों बोला है, चाइना ने ऐसा बोला है, वो जो बीबीसी की कंट्रोवर्सी नहीं चल रही, जो है आपका बीबीसी,
इसकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसकी कंट्रोवर्सी हम बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं। जब इसने पहली बार अपने नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके ऊपर जो है वो बना दी थी, एक क्या बना दी थी, डॉक्यूमेंट्री बना दी थी 2002 गुजरात दंगों के ऊपर। फिर उसके बाद वो इंडिया ने बैन कर दी। फिर उसका सुप्रीम कोर्ट में किसी ने उसके ऊपर पेटिशन डाल दी, वही आपके प्रशांत क्या नाम है उनका, प्रशांत भूषण जो जज हैं, वो है आपके वकील हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने जो है पेटिशन डाल दी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, फिर सरकार ने एक्सप्लेनेशन दिया, फिर सरकार ने आजादी बोल रहा हूँ, सरकार ने इजाजत मांगी किस चीज की, जो इनकम टैक्स है वो बीबीसी के जो ऑफिस है दिल्ली में, उनके ऊपर जो है छापा मार सके। फिर वही अब चल रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है लगातार लगी हुई है किसमें, यहाँ देखने में कि इनके जो आपके वो हैं, इनके जो यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि वो जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो समझाया था ना पूरा प्रोसेस। ऐसा तो कुछ नहीं कर रखा बीबीसी ने, ये सब चीजों के लिए अभी इनकम टैक्स जो है हमारी पूरी तहकीकात कर रही है, ठीक है ना, पूरी तहकीकात कर रही है। ओके, और देखिए बहुत सारी पेटिशन ना हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें लोगों की ऐसी भी आ रही है तो बीबीसी को बैन कर दो, है ना। तो ये सब चल रहा है हमारा, बीबीसी से रिश्ते थोड़े बेकार चल रहे हैं, अच्छे नहीं चल रहे। तो उसी बात पे चाइना ने बोला है। देखिए चाइना का एक न्यूज आप बोल दीजिए कि चाइना का एक क्या है, माउथ पीस की तरह है। माउथ पीस मतलब जो चाइना की गवर्नमेंट है ना उसकी तरफ से बोलता है, एक न्यूज़पेपर बोल दो, या फिर अब तो न्यूज़पेपर ऐसा कोई रहा नहीं, अब तो सब ऑनलाइन ही आ गए। क्या नाम है उसका, ग्लोबल टाइम्स, उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, ठीक है। तो उसका एक आर्टिकल छपा है, इसमें ज्यादातर जो चाइना की सरकार के लोग होते हैं ना वही ज्यादातर अपने आर्टिकल छापते हैं। तो जो ग्लोबल टाइम्स है उसने एक आर्टिकल छापा है, उस आर्टिकल में क्या बोला है, उसने बोला है कि इंडिया कैन नेवर ट्रस्ट बेस्ट। वेस्ट मतलब यहाँ पे वेस्ट किसकी बात हो रही है, बेसिकली इससे लिंक की जा रही है ये सब जो कंट्रीज हैं, क्योंकि इंडिया के रिलेशन आजकल यूएसए से बहुत अच्छे हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छे हो रहे हैं, है ना, यूरोपियन कंट्रीज से भी अच्छे हो रहे हैं। और ये जो बीबीसी की कंट्रोवर्सी है इसकी वजह से थोड़े रिलेशन जो है इंडिया के बीबीसी से, मतलब यूके से तो खराब नहीं हो रहे, लेकिन बीबीसी के साथ थोड़ी सी खटपट तो चली रही है ना। तो अब चाइना ने क्या बोला है, चाइना ने बोला देखिए जब हमने क्योंकि चाइना ने बैन कर रखा है बीबीसी को, चाइना ने, रशिया ने, इन्होंने बैन कर रखा है बीबीसी को। तो इन्होंने क्या बोला चाइना ने कि देखिए जब हमने बीबीसी को बैन किया था ना तो हमारे साथ भी इन्होंने ऐसी उल्टी सीधी हरकतें हमारे साथ भी कर रहे थे, इसकी वजह से हमने भी बीबीसी को बैन कर दिया। अब यही हरकत ये इंडिया के साथ कर रहे हैं, है ना। तो बीबीसी जो है ये हरकत करता है, हर बार करेगा, ताकि अभी क्यों कर रहा है हरकत, क्योंकि देखिए इंडिया की जो जरूरत है वो वेस्टर्न कंट्रीज को है, चाइना को काउंटर करने के लिए जरूरत है, लेकिन कहीं इंडिया जो है ऊपर ना निकल जाए, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें भी हैं जो इंडिया जो है नहीं मानता, इनकी वेस्ट कंट्रीज की नहीं मानता। जैसे रशिया वाली बात नहीं मान रहा, ऑयल खरीदने वाली, रशिया से संपर्क तोड़ने वाली नहीं मान रहा। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, ये सब जो वेस्ट की बात जब कोई कंट्री नहीं मान रही, जैसे इंडिया नहीं मान रहा, तो फिर जो है ये ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं अपने हथियारों का, जैसे बीबीसी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ऐसे अलग अलग, जैसे फिर यूएसए इस्तेमाल करता है चाइना को कुछ ना कुछ, चाइना नहीं सॉरी यूएसए इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को वेपन्स देने का, ऐसे ये लोग इस्तेमाल करते हैं इन सब टैक्टिक्स का, ताकि जो दूसरी कंट्री है, जैसे यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, इसको क्या 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 किया, इसको कंट्रोल में रखा जा सके, है ना। ये किसका बोलना है, चाइना का बोलना है। तो इन्होंने ये कहा है कि देखिए हम समझ रहे हैं इंडिया की हालत, क्योंकि जो बीबीसी है हमारे साथ भी ये सब करा करती थी, ठीक है, इस वजह से हमने भी इसको बैन कर दिया था। फिर इसने इन्होंने क्या बात और बोली, इन्होंने एक बात और बोली कि देखिए अगर इंडिया ऐसा सोच रहा है ना कि जो वेस्ट है इनके साथ इनके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, देखिए ऐसा नहीं होगा। ऐसा किसने बोला, चाइना ने। इन्होंने क्या बोला कि देखिए 1980s में या 1990s में हमारे भी चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो सॉरी हमारे भी वेस्ट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, यूएस के साथ। जैसे इस टाइम पे यूएस वगैरह ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है इंडिया को सपोर्ट कर रही है, किससे अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। ऐसे ही उस समय पे ये कंट्रीज चाइना हमको सपोर्ट करती थी, मतलब चाइना को सपोर्ट करती थी। ये कौन बोल रहा है, चाइना बोल रहा है। तभी तो हमारे यहाँ पे इतनी सारी फैक्ट्री वगैरह यूएसए की सारी कंपनी हमारे यहाँ पे हैं, जो इतनी बड़ी पावर बन गए। लेकिन जब हमने इन लोगों को लगा कि चाइना हमारी तरह काम करेगा ना, जो हम बोलेंगे वो काम करेगा, लेकिन जब चाइना है वो अपने हिसाब से काम करने लगा, तो इनको लगा कि चाइना तो अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो फिर इन्होंने क्या किया, हमको अपना दुश्मन बना के और हमसे धीरे धीरे दूर हो गए। अब यही काम ये इंडिया के साथ कर रहे हैं, जो हमारे साथ इन्होंने 1980s में किया था, हमको काउंटर करने के लिए इंडिया की मदद कर रहे हैं। लेकिन जब इंडिया जैसे अब अपने आप काम करने लगा है, अपने हिसाब से करने लगा है, तो क्या होगा, ये थोड़े दिन में देखिए चाइना इंडिया को पहले तो अलग अलग टैक्टिक्स के द्वारा, अलग अलग जो ये षड्यंत्र होते हैं इनके द्वारा इंडिया को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन इंडिया उसके बाद में संभलता रहेगा। तो उसके बाद फिर डायरेक्टली इंडिया को जो है डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर देगा। ये किसने बोला, चाइना ने बोला है, ठीक है। देखिए चाइना की सब बात ठीक है ना, सब बात चाइना की ठीक है, लेकिन एक चीज जो है मेरी समझ में नहीं आया, ये चाइना क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि आज तक इतनी सारी एंटी इंडिया बातें तो किसने नहीं की होगी, बीबीसी ने नहीं की होंगी, जितनी चाइना ने कर दी होंगी। तो किस हिसाब से चाइना बोल रहा है कि बीबीसी ऐसा कर रहा है, वेस्ट के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, तो वेस्ट के साथ चलिए नहीं होंगे अच्छे रिलेशन, लेकिन उससे बेकार बात तो आप कर चुके हो इंडिया के लिए, तो आपके साथ ही कैसे अच्छे रिलेशन बना लेगा इंडिया। हाँ, तो ये बस यही न्यूज मैं आपको बताना चाहता था, यही एंगल थोड़ा सा मैं समझाना चाहता था अपनी तरफ से, ठीक है। कि चाइना ऐसा बोल रहा है बीबीसी के लिए, हिपोक्रेसी इसको बोलते हैं, चाइना ऐसा बोल रहा है बीबीसी के लिए, लेकिन खुद उससे फालतू 10 कदम फालतू चल चुका है इंडिया के खिलाफ में, है ना। अब बाकी जो बीबीसी कर रहा है वो तो कर ही रहा है, ओके।
चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इमरान खान कैन गो टू जेल फॉर फॉरेन फंडिंग केस। फॉरेन की स्पेलिंग गलत हो गई, फॉरेन फंडिंग केस, ठीक है। ये जो इमरान खान है, इमरान खान कौन है, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। ये जो है जेल जा सकते हैं फॉरेन फंडिंग केस इनका जो एक चल रहा है उसके ऊपर, है ना। तो क्या हुआ है अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसने फैसला दिया है। क्या फैसला दिया है कि उन्होंने इमरान खान को गिल्टी पाया, गिल्टी मतलब गलत पाया, ठीक है। किस चीज में, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसमें, और इनसे बोला है कि आपको 23 फरवरी परसों तक 23 फरवरी तक आपको क्या करना है, पेश होना है हमारे सामने, ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सके, ठीक है। हम आपको जेल में डाला सके, जो भी कार्रवाई करनी होगी वो कर सके। अब क्या हुआ है कि देखिए पाकिस्तान, ये जो इमरान खान है ये तो बाहर आ नहीं रहे, है ना, लेकिन इनके जो सपोर्टर्स है ना ये बाहर आने शुरू हो गए धीरे धीरे। देखिए मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि जैसे जैसे इलेक्शन आते जाएंगे ना पाकिस्तान में, 2023 में इलेक्शन है पाकिस्तान में, तो जैसे जैसे इलेक्शन आते जाएंगे ना पाकिस्तान में, ऐसे ही हालत खराब होती चली जाएगी पाकिस्तान की, है ना। कहा था मैंने आपसे कि ये देश ऐसा है, अगर इसने कुछ अच्छे स्टेप्स नहीं लिए, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं किए, या फिर टेररिज्म या फिर और सी बहुत सारी चीजों को नहीं हटाया और करप्शन वगैरह को पीछे हटा के अपने देश के बारे में नहीं सोचा, तो क्या होगा, इस देश में बहुत सारी परेशानी आने वाली है। ये देश के हिस्से भी हो सकते हैं, ये उसी की कुछ शुरुआत जैसी है। क्यों, क्योंकि देखिए इमरान खान ने पूरे देश में घूम घूम के इतने सारे सपोर्टर इकट्ठा कर लिए, ठीक है, बहुत सारे सपोर्टर। तो इन्होंने अब क्या बोल दिया है कि जैसे इनको पता चला ना अब मैं जेल जा सकता हूं, इन्होंने क्या बोला कि 22 फरवरी को जितने भी मेरे सपोर्टर हैं सब आ जाओ सड़क पे, पाकिस्तान की सड़कों पे आ जाओ, और जितने नियम तोड़ सकते हो, जितने लॉ तोड़ सकते हो, जितने कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम उनको तोड़ सकते हो, आर्टिकल अनुच्छेद जो उनको तोड़ो, और क्या करो, एक आंदोलन शुरू कर दो। क्या, जेल भरो आंदोलन। जेल भरो आंदोलन क्या है कि लोगों को नियम तोड़ने, लोगों को लॉ तोड़ने हैं, ताकि तो आपको पुलिस को खड़ा के जेल में भरे, है ना। और जब पूरी पाकिस्तान की जेलों को भर दो, ताकि फिर मेरे जाने के लिए जगह ना बचे वहां पे, है ना। तो मेरे को इस तरह से सपोर्ट करो। ये किसने बोला, ये बोला है आपके इमरान खान ने। अब इमरान खान खुद तो बाहर आ नहीं रहे, लेकिन अब किसी न किसी के थ्रू अपने सपोर्टर्स को ये सब चीज बता रहे हैं। और जो इनके सपोर्टर है वो धीरे धीरे करके सड़क पे भी आ रहे हैं, बहुत सारे दंगे भी होने लगे कहां पे, पाकिस्तान में। अब ऐसे क्या होगा, ऐसी तो शुरुआत होती है, दंगे होते हैं, और दंगे जब बहुत ज्यादा लेवल में बढ़ जाते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर सिविल वॉर शुरू हो जाती है। सिविल वॉर मतलब अंतर्युद्ध। जब अंतर्युद्ध होता है उसके बाद जो है या तो कोई ऐसा लीडर आ जाए जो पूरे अंतर्युद्ध को संभाल ले, लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर दिख नहीं रहा है जो पूरे युद्ध को संभाल ले, है ना। ना तो इमरान खान से संभाला जाना, है ना, इनको पिछले 3 साल से इनकी सरकार थी जब नहीं संभाला गया, ना तो शहबाज शरीफ से संभाला जाना, इनकी जो सरकार अभी चल रही है इनसे अभी कुछ नहीं संभाला जा रहा। भले ये टांग खींच रहे हैं शहबाज शरीफ की, लेकिन उनसे फिर भी नहीं संभाला जाता, अगर ये ना होते तब भी, है ना, क्योंकि इतनी बुरी हालत में पाकिस्तान, है ना, और इतना स्ट्रॉन्ग कोई लीडर अभी है नहीं पाकिस्तान में, दिख नहीं रहा जो उसको संभाल सके। तो फिर ऐसे देशों का क्या होता है जिनके पास स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होते और अंतर्युद्ध शुरू हो जाए तो फिर उन देशों के हिस्से होते हैं, टूटने लगते हैं फिर वो देश, समझ रहा। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे ना तो पाकिस्तान में ये सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी ऐसे। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। लास्ट न्यूज क्या है आज की, कतर लिफ्ट टेम्परेरी बैन ऑन इंडियन फ्रोजन सी फूड। देखिए अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी। क्या न्यूज पढ़ाई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट कर रही है, किस चीज के लिए टारगेट कर रही है, जो सी फूड है उसका टारगेट कर रही है। क्या कि हमको 2025 तक अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो अपना एक्सपोर्ट है, जो अपने निर्यात हैं, तो मतलब हमारे यहां से बाहर बेचना है, क्या चीज, सी फूड, है ना। सी फूड मतलब ये समुद्री फूड होता है ना, समुद्री जानवर वगैरह से सब चीजों से बनता है जो हमें समुद्र से मिलता है, उसके एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है $14 बिलियन तक, है ना। प्रेजेंटली 2022-23 में कितना वो निकल के है, 2022-23 नहीं, 2021-22 में कितना निकल के आया है, क्योंकि अभी 2022-23 का तो अभी निकल के नहीं आया डाटा पूरा, तो 2021-22 में कितना निकल के आया था, $7.18 बिलियन का निकल के आया था। तो हमको इसको 2025 तक 14 बिलियन तक लेके जाना है। ये किसका टारगेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है, ठीक है ना। तो ये सब टारगेट के लिए ये जो स्टेप है बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, देखिए इंडिया का जो ये था ना फ्रोजन, जो आपका सी फूड था, देखिए कोई भी हमको जब कोई चीज बहुत लंबे समय तक रखनी होती है तो हम कैसे रखते हैं, उसको फ्रोज कर लेते हैं। फ्रोज मतलब उसको जमा लेते हैं ना, बर्फ से जमा देते हैं उसको, तो फ्रोजन का मतलब जमाना होता है। तो ये जो सी फूड है इसको जमा के और बेचा जाता है, मतलब दूसरे वाले देशों में भेजा जाता है, तो उसके बाद वो उसको बना लेते हैं, नॉर्मल बन के खा लेते हैं उसको। तो ये क्या था, इंडिया का जो फ्रोजन फूड था ना, सी फूड, इसको कतर जो देश है आपका, खाड़ी देश है कतर, इसने बैन कर दिया था कुछ समय के लिए। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए बैन कर दिया था, परमानेंटली टेम्परेरी, है ना, इसको बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था, क्योंकि क्या हुआ था 2022 में इनको कोलेरा एक बीमारी है ना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, कोलेरा को हैजा जो होता है ना, तो हैजा के कुछ
कण मिले थे। कहां पे? ये जो सी फूड इंडिया की तरफ से गया था उस पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी लैब में टेस्ट किया, इनको कुछ कण मिले, उसके बाद इन्होंने बैन कर दिया इंडिया का फूड। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि 2022 में क्या था, फीफा वर्ल्ड कप, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 2023 बोल दीजिए, 2022 में हुआ था ना एंड में, 2022 के एंड में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? देखिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि जनवरी 2023 में हुआ था, 2022 के एंड में हुआ था, पर हाँ इसी समय को हुआ था, दिसंबर जनवरी के आसपास। तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ पे? कतर में। इसकी वजह से कतर जो था बहुत ज्यादा बिजी था, है ना, इसकी वजह से कतर जो है बहुत ज्यादा बिजी था, इसकी लैब्स बहुत ज्यादा बिजी थी, है ना, लैब्स मतलब जो लेबोरेटरीज थी जहाँ पे टेस्टिंग होती है खाने वगैरह की, क्योंकि इतनी सारी चीजें यहाँ से बाहर से आ रही थी, दूसरे दूसरे देशों से आ रही थी, तो उनकी टेस्टिंग चल रही थी लगातार। तो इंडिया को जो है जगह नहीं मिल पा रही थी इंडिया के सी फूड को, इस वजह से इसको टेम्परेरीली बैन कर दिया गया, किसके द्वारा? कतर सरकार के द्वारा। जैसे ये फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो इसका जो टेम्परेरी बैन था उसको हटा दिया है फीफा, ये जो आपकी कतर की सरकार ने, है ना, इसको हटा दिया है। तो ये जो बैन इंडिया के ऊपर लग रहे हैं या फिर जो सी फूड की क्वालिटी हमको अच्छे से अच्छी करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमको जो ये एक्सपोर्ट है, हमको जो ये टारगेट है, अगर इसको पाना है, क्योंकि अभी तो हम आधे पे हैं, है ना, अभी तो हम आधे पे हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय भी है, 2-3 साल है हमारे पास, अभी 3-4 साल है, 3 नहीं 2-3 साल तो है ही है। तो हमको क्या करना होगा, क्वालिटी अपनी अच्छे से अच्छी बढ़ानी होगी, हमको अपने रिलेशन अच्छे से अच्छे करने होंगे, ताकि हमारे साथ जो है हम किसी की सेकंड प्रायोरिटी ना बने, है ना, क्योंकि हमारे जो ये जो टेम्परेरी बैन है ये भी ना लगे हमारे ऊपर। जैसे चाइना ने भी हमारे ऊपर टेम्परेरी बैन लगा रखा था, किस चीज के ऊपर? सी फूड के ऊपर, अभी 2020 में लगा दिया था, लेकिन अभी हटा दिया है ना, अभी 2020 में लगाया था, लेकिन अभी 2023 में हटा दिया, जनवरी 2023 में। चाइना ने क्यों लगाया था? चाइना ने लगाया था कोविड-19 की वजह से। चाइना का कहना था कि जो सी फूड आया है इंडिया से उसके ऊपर कण पाए गए, किसके? कोविड-19 जो बीमारी थी ना आपकी कोरोना वायरस, उसके कण पाए गए, इस वजह से चाइना ने लगाया था। अब 2023 में उन्होंने भी हटा दिया है। तो हमको क्या करना होगा, अपने फूड की क्वालिटी बढ़ानी होगी, इनको कोई बीमारी ना हो, कोई भी परेशानी इनको दूसरे देश में जाके ना हो, है ना, क्योंकि जब दूसरे देश में टेस्टिंग होती है और उसको कोई बीमारी या कुछ भी उल्टी सीधी चीज मिल जाए ना, उससे क्या होता है, देश की बदनामी होती है, इस सी फूड की बदनामी होगी उससे, ठीक है। ये सी फूड होगा, जब एक जगह से बदनामी होती है तो फिर दूसरे देश बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उसको देखने लग जाते हैं, फिर उनको कुछ मिल गया तो उनके यहाँ भी ऐसी बदनामी होगी, फिर पूरी दुनिया में से बदनामी फैल जाती है, ठीक है। और अगर हमको ये टारगेट पाना है अपने 2025 तक, तो हमको क्या करना होगा, अच्छे से अच्छी पूरी मेहनत करके, और जो हमारा टारगेट है इसको पाने के लिए हमारी क्वालिटी को बढ़ाना होगा, हमारे अपने रिलेशन अच्छे करने होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों में हमारे जो ये एक्सपोर्ट है सी फूड के ये जा सके। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देख के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया, और जो हमारी कल सुबह की 22 फरवरी की जो करंट अपडेट्स की वीडियो, फिर 22 फरवरी की शाम की जो करंट अपडेट्स की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको आपकी परेशानी क्लियर कर दूंगा, जो भी आपकी समझ में नहीं आई होगी इनमें से न्यूज। ओके, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया आपको खाली कमेंट करके बताना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, हमारे जो पेज है इंस्टाग्राम पेज, हमारा जो फेसबुक पेज है वहां का लिंक मिल जाएगा, वहां पे पूछ सकते हो। ये सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करें, हमारा जो ये जो आपका कमेंट सेक्शन है इसी में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं आपको समझा दूंगा जो भी परेशानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और हमको सपोर्ट करिए। जो हमारा चैनल है भारतीय शिक्षा केंद्र, इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।